अभी हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी मुख्य परीक्षा की जो उत्तर पुस्तिका होती है उसका फॉर्मेट आपको बता दिया है। और इस फॉर्मेट जारी होने के बाद हमको कुछ चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं। पहली बात तो ये कि पेपर 1 से लेकर पेपर 3 तक के लिए तो आप क्लियर ही थे। चौथे पेपर में केस स्टडी में इस बार थोड़े से बदलाव हुए थे कि एक ही केस स्टडी पूछी जानी है, वो भी 18 नंबर की। तो एक बदलाव वहां पर स्पष्ट रूप से है, जिसको अगर आप देखते हैं तो आप पहले से केस स्टडी के लिए मेंटली तैयार होकर जाएंगे कि इस बार अब केस स्टडी में क्या करना है। दूसरी बात यहां पर पेपर 5 को लेकर की थी कि भाषा बोलियों के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी फॉर्मेट से लगभग लगभग क्लियर हो रहा है। अब की बोलियों से संबंधित कैसे प्रश्न हमसे पूछे जाने हैं। उसी तरीके से निबंध और प्रतिवेदन वाले में भी था, तो वो भी लगभग लगभग क्लियर हो रहा है फॉर्मेट से। तो पहले हम लोग पेपर 1 से पेपर 3 तक के लिए एक कॉमन कॉपी अपन देख लेंगे, क्योंकि उसमें पेपर 1 से लेकर पेपर 3 तक की कॉपी में कोई बदलाव नहीं है। पेपर चौथी के पार्ट ए और पार्ट बी की कॉपी एक ही है, उसको देख लेंगे, पेपर 5 की और पेपर 6 की। ठीक है, तो हम लोग जो देखेंगे वो क्या क्या, सबसे पहले आपको जो देखना है वो क्या है, आपको यहां पर क्या देखना है मैं बता दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। पेपर 1 से लेकर पेपर 3 तक की जो कॉपी है उसका फॉर्मेट सेम है। ठीक है, 6 कॉपियां डली हुई हैं, तो 6 पार्ट ए पार्ट बी मिलाकर, तो ये क्या है, सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। बस देखना ये है कि आपके जो 2 मार्कर हैं उसमें लाइनों की संख्या कितनी दी गई है। बाकी आपके जो 7 मार्कर हैं उसमें क्या बदलाव हुए हैं वो भी हमको देखना है कि उसमें पूरा पेज दिया गया है, विश्वास किया जाए कि नहीं किया जाए, ये भी प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि बार बार कॉपी पहले दे दी गई है फिर उस पर खरे नहीं उतरे हैं, तो थोड़ा सा ये भी देखना है कि इस पर विश्वास करें कि नहीं करें। तो उसका भी जवाब दे दूंगा। पेपर जो 4 है आपका, उसमें केस स्टडी को लेकर थोड़ी सी दुविधा थी कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो भी इन्होंने समाधान कर दिया है कि हम एक केस स्टडी में 6 प्रश्न पूछेंगे आपसे, जो कि 3 नंबर का होगा। तो 18 नंबर की केस स्टडी है, 6 प्रश्न पूछेंगे, 3 नंबर का एक है। इसका मतलब है आपको बहुत छोटा छोटा लिखना, अभी इतना बड़ा लिखना पड़ता था, अब बहुत छोटा उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो प्रश्न वैसे पूछे जाएंगे, तो अब केस स्टडी को पढ़ने का और उसको सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा इस कॉपी को देखने के बाद। पेपर जो आपका 5 था उसमें भाषा और जो बोलियां थी, मध्य प्रदेश की बोलियां जो कि जटिल थी, उसके प्रश्नों को लेकर थोड़ी सी जटिलता कि इनमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण को लेकर पूछेंगे, शब्दों को लेकर पूछेंगे, या वाक्य पूछेंगे उनका अर्थ पूछेंगे, या भाषा परिवर्तन के लिए पूछेंगे, ट्रांसलेट करने पूछेंगे, कोई मालवी कथन रहेगा उसका हिंदी में वाक्य लिखने को कहेंगे, तो वो भी लगभग लगभग क्लियर हो सकता है यहां से। पेपर 6 में पत्र और प्रतिवेदन का था कि प्रतिवेदन वाले में क्या पूछेंगे, क्योंकि प्रतिवेदन है वहां पर वहां पर अब टिप्पणी भी है, तो क्या होगा, प्रतिवेदन ही आएगा कि टिप्पणी, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग 4 कॉपियां देखेंगे। 4 कॉपियां देखने से आपका पेपर 1 से पेपर 6 का फॉर्मेट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब पहली बात यहां पर यह कि इस फॉर्मेट पर विश्वास किया जाए कि नहीं किया जाए। देखो, मैं आप लोगों से हमेशा एक ही बात कहता हूं कि शंकाओं के लिए 1000 गुंजाइश हैं, विश्वास के लिए एक ही काफी है। और विश्वास के लिए ये काफी है कि ये भाई आयोग ने स्वयं डाली है, तो फालतू में इस तरीके के संशय या प्रश्न चिन्ह खड़े करना कि पहले ये हुआ है वो हुआ है, तो ये बताओ क्या इसके अलावा कोई विकल्प है कि जो वो बता रहा उससे उलट जाकर कुछ करें हम? नहीं। तो हमारे पास विकल्प ही एक है, लोक सेवा आयोग का कोई विकल्प नहीं है दूसरा। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट पर विश्वास करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि यही हमको फाइनल में एग्जाम में देखने को मिले। बदलाव हो सकते हैं, तो क्या बदलाव होंगे जो अभी तक इसने फॉर्मेट दिए और फिर बदल दिया? वो ये था कि कभी उसने बोला कि 3 नंबर वाले अब तो 2 नंबर हो गए, उसमें उस 4 लाइन फिर 3 दे देता था। कभी बोलता था आधा पेज देंगे, फिर पूरा पेज दे दिया। ठीक है, पहले 6 मार्कर होते थे, अब 7 मार्कर हो गए। तो यहां पर थोड़े से चेंजेस पहले देखे गए हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है इस बार। तो मुझे उम्मीद है कि इस फॉर्मेट पर टिके रहेंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि अक्टूबर में एग्जाम है, अभी क्या चल रहा, सितंबर। इसका मतलब सीधा सा है कि कॉपी प्रिंट हो रही होगी।
तो जो कॉपी प्रिंट हो रही है वो आपको सैंपल के लिए दे दी गई है। 25 की बाद में प्रिंट होनी है तो हो सकता है बदलाव दिखे, पर 24 के फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है और उसके लिए प्रिंटिंग चल रही होगी, इसलिए उन्होंने आपको कॉपी उपलब्ध करा दी है। तो जैसे कि यहां पर 2 मार्कर के लिए जो कि आपको 20 शब्दों में लिखना है, कितने शब्दों में लिखने के लिए थे? 20 शब्दों में लिखने थे। उसके लिए इन्होंने अब आपको 4 लाइन कर दी है। कितनी? 4 लाइन कर दी है, जो कि सामान्य रूप से अभी तक आप लोग कितनी लाइन में लिखते आए हो? 3 लाइन में लिखा करते थे। अब वही 20 शब्दों के लिए आपको 4 लाइन दे दी गई है। ठीक है, तो 4 लाइन ही मिलेगी, मुझे उम्मीद है, और इसी की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। आप लोगों से मैं तो यही कहूंगा। तो 20 ये जो 2 मार्कर है उनके लिए कितनी लाइन है? 4 लाइन है। चलो इसको खत्म करते हैं। अब ये बात हो रही थी कि ये जो 60 शब्दों में हमको दूसरा प्रश्न सॉल्व करना है, दूसरा प्रश्न 60 शब्दों में जो कि 7 नंबर के लिए है। सब लोग बोल रहे थे कि पूरा पेज आ जाएगा, यहां कुछ खाली छोड़ेंगे, 8 से 9 लाइन होंगे। जैसा इन्होंने फॉर्मेट दिया है वो ये कि एक पेज में आपको 2 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो लाइनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितनी लाइन है? 11 लाइन आपको दे दी गई हैं। अब इसमें वापस से दिक्कत क्यों जा रही है कि 11 लाइन, तो 11 ये 11 दूनी 22। अगर प्रश्न बड़ा होता है तो लाइनों की संख्या 24 के आसपास होती थी। तो ऐसा नहीं हो कि प्रश्न बड़े होने से फिर ये क्या करें, इसको हटा दें। पर अभी जो मुझे लग रहा है कि 3 लाइन इसके लिए रिजर्व इन्होंने ऑलरेडी रख रखी है प्रश्न के लिए, इससे बड़ा प्रश्न होता नहीं है ये वाला, तो छोटे प्रश्न ही रहेंगे। तो यही फॉर्मेट आपको 2024 में देखने को मिलेगा। मतलब आपको एक जो 7 मार्कर है वो आधे पेज में लिखना सीखना होगा। ठीक है, तो अब वापस से चुनौती है किसके समक्ष? हिंदी मीडियम वालों की। हिंदी मीडियम वालों को चुनौती क्या जाती है कि आधे पेज में साफ सुथरा सा लिख पाना, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा कि उसका टू द पॉइंट उत्तर देना संभव नहीं होता, 2-3-4 डायमेंशन एक साथ देने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा यहां पर जटिल हो जाता है, कचड़ा कचड़ा सा। ठीक है, इसके लिए और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आपको स्पेस कम मिलेगा, इसका मतलब एक ही निकलता है कि अब यहां पर प्रैक्टिस वालों को लीड मिल जाती है और अच्छी हैंड राइटिंग वालों को। तो यहां प्रैक्टिस, इसके मायने क्या निकले? मायने ये निकले कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी हो। वैसे तो हैंड राइटिंग वालों को हमेशा लीड मिलती है, पर जब कॉपी में क्या होता है, स्पेस कम होता है, तो हैंड राइटिंग वालों को और ज्यादा लीड मिलने लगती है। ठीक है, तो यहां पर अभी ये स्थिति बन रही। तो ये आपके 7 मार्कर के लिए यही सिनेरियो है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके ये 10 नंबर वाले क्वेश्चन पर, जो कि आपके 5 पूछे जाने हैं 200 शब्दों के लिए। तो इसके लिए तो 2 पेज ही दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई बदलाव किए नहीं है, 2 पेज हैं आपको, तो आप आसानी से 100-100 शब्द लिखकर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं गया है। पहला इशू क्या है? पेपर 1 से लेकर पेपर 3 तक का, पेपर 1 से लेकर पेपर 3 तक का पहला इशू यहां पर यह है, क्या 4 लाइन मिलेगी 2 मार्कर के लिए? 4 लाइन में प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मेरा आपको सीधा सा जवाब है कि 24 वाले बिल्कुल करें, क्योंकि ये कॉपियां वही होंगी जो अभी प्रिंट हो रही होंगी, तो इसमें बदलाव बहुत कम संभावना है कि देखने को मिले। और अगर 3 भी मिलती है तो 3 भी पर्याप्त होती है अब 2 मार्कर के लिए। अब बात होती है इसके 7 मार्कर की, जिसमें 11 लाइन दी गई हैं, पर आधे पेज में ही लिखना है। अगर पूरा पेज आ जाता है तो, अगर देखो पूरा पेज तो वो लाइनों से भरा हुआ देगा नहीं, हो सकता है कि 11 लाइन दे, उसके बाद नीचे ब्लैंक रहे। अब आपको एक मैं जानकारी दे देता हूं, वो ये है कि इस तरीके के एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। जिन्होंने ये होशियारी की है कि पूरी लाइन मिली और पूरा पेज भर दिया, ऐसे लोगों का मेंस नहीं निकला है, मुझे जो जानकारी मिली है। तो क्या हुआ है, शब्द सीमा का उल्लंघन करना थोड़ा सा दंडनीय माना गया है और पनिशमेंट के तौर पर नंबर भी काटे गए हैं। संभावना ऐसी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना है, सर हमने तो पूरी कॉपियां भरी थी, फिर भी पहला इंटरव्यू है, पर इस बार का इंटरव्यू कॉल नहीं आया है। कारण क्या है? कारण यह है कि अगर लाइन पूरी भी मिलती है नीचे तक,
तो कोशिश करो कि शब्द सीमा का उल्लंघन ना ही करें, ठीक है, और हो सकता है कि नीचे ब्लैंक छोड़ दिया जाए, पर मेरा विश्वास इस कॉपी पर अभी तक टिका हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो क्या करेगा, एक पेज में आपसे 2 उत्तर लिखवाएगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस और अच्छी हैंडराइटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, 2 मार्कर, 7 मार्कर और आपके 10 मार्कर का दृश्य। अब हम लोग पेपर 4 पर जाते हैं। किस पर जाएंगे, अब हम लोग पेपर 4 पर जाएंगे। अब जब पेपर 4 पर जाते हैं तो जैसे आप सभी जानते हैं कि यहां पर आपसे वापस से 2 मार्कर में कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 16। तो उसने कोई बदलाव नहीं किए हैं, कितनी लाइन दे दी है, यहां पर आपको वापस से कितनी लाइन दे दी गई है, 4 लाइन दे दी गई है 2 मार्कर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे जब 2 मार्कर आपके खत्म हो जाएंगे तो ये जो 7 मार्कर हैं कितने आने हैं, 8 आने हैं। उसके लिए वही सेम 7 नंबर के लिए 11 लाइन वाला सिस्टम तय कर दिया है, ठीक है। 11 लाइन दी गई है, एक पेज में आपको 2 उत्तर लिखने हैं। इसके बाद आ जाता है आपका 11 नंबर वाला। तो 11 नंबर वाले जो 4 प्रश्न पूछे जाने हैं, इसने क्या किया है, 11 नंबर के लिए आपको 2 पेज दे दिए हैं। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं है बहुत बड़ा। जैसे ही आपके ये 11 नंबर वाले प्रश्न खत्म होंगे तो क्या शुरू हो जाएगा, तो शुरू हो जाएगा आपका केस स्टडी या प्रकरण अध्ययन। अब प्रकरण अध्ययन में क्या संशय हो रहा था इस बार की, पहली बार ऐसा होना है कि 18 नंबर की एक केस स्टडी पूछी जानी है। 18 नंबर की एक केस स्टडी आपसे पूछी जानी है। तो ये रहेगा प्रकरण, यहां पर टाइप रहेगा। अब प्रश्न को देख लो। अब प्रश्नों की संख्या कर दी है 18 नंबर के लिए कितने प्रश्न है, 6। मतलब आपको एक प्रश्न 3 नंबर के लिए लिखना है। कितने नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए। लाइनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। लगभग वही 30-40 शब्दों वाला उत्तर आपसे मांगा जा रहा है। 30 शब्द वहां लिखा ही हुआ है, ठीक है, 30 शब्दों वाला, मतलब 2 मार्कर जैसे। अब यहां पर जब केस स्टडी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहां पर प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, क्या यहां पर प्रश्न यह पूछा जाएगा कि इस प्रकरण के अध्ययन से आपके सामने कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं, ऐसा प्रश्न आएगा। प्रश्न ऐसा आएगा तो फिर उसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मेट बदलना पड़ेगा अब केस स्टडी को सॉल्व करने का, बिल्कुल। इस फॉर्मेट को देखने के बाद अब केस को सॉल्व करने का फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी तक एक उत्तर 200 शब्दों के लिए होता था। कितने शब्दों के लिए, 200 शब्दों के लिए। अब वही उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है। 30 शब्द वो कह रहा है, आप अगर डिटेलिंग और करोगे थोड़ा सा तो 40 शब्द जाओगे। अब केस स्टडी को सॉल्व करने का तरीका ये कौन सा होता है जिसको 30 से 40 शब्दों में करना होता है। अभी तक 200-250 शब्दों में लिखते आए थे, अब उसी को 30 से 40 शब्द में करना है। हाँ, इसका तरीका होता है, केस स्टडी जो है पहले भी शॉर्ट में सॉल्व होती रही है, ठीक है, तो उस पर वापस से चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर क्या है, प्रश्नों की प्रकृति अलग होती है यहां पर, और आपके बताने का एक फॉर्मेट भी अलग होता है। जैसे कि मैंने उस दिन चर्चा की थी कि अपन लोग इस तरीके का प्रस्तावना, फिर उसके प्रश्नों के उत्तर लिखा करेंगे, पर यहां पर ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही है। प्रश्न है, उसका आपको उत्तर लिखना है। तो अब इस तरीके से प्रकरण के अध्ययन से ये सिद्ध होता है, वो सिद्ध होता है, ये निष्कर्ष, वो निष्कर्ष, अब कुछ नहीं लिखने मिलेगा, आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। पर यहां पर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न यहां पर प्रकरण से पूछेगा सीधे। तो यहां पर तथ्यात्मक उत्तर होने की या तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कैसे, जैसे मान के चलो अभी हाल ही में आपका वो पश्चिम बंगाल वाली जो घटना है, दुखद घटना, उसके आधार पर एक प्रश्न आया। जैसे यहां प्रश्न आ जाएगा, मैंने केस सॉल्व करवाया था कि अभी हाल ही में एक दुखद घटना घटी है कि एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर का बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा गैर आपातकालीन जो सेवाएं हैं उनको बंद करने की घोषणा की है, जिससे पूरे राष्ट्र में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। साथ ही साथ इसके साथ सामान्य जनों को
क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में समस्या जा रही है। आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर क्या क्या करते, प्रश्न पूछे हैं पर कुछ कुछ। अब यहां पर प्रश्न क्या बनेगा, यहां पर सीधा सा एक प्रश्न जो मुझे लग रहा है कि अगर आएगा तो आएगा, कार्यस्थल पर यौन शोषण अधिनियम 2013 के 3 प्रावधान लिखें। घटना के कारणों की समीक्षा करें, घटना के कोई 3 कारण बताएं, घटना को रोकने के लिए 3 सुझाव। पर 1-2 प्रश्न कैसे आएंगे, अब 6 प्रश्न हैं तो 6 प्रश्न में केस स्टडी में तो 6 तो लाइन ही होती है, तो फिर क्या होगा आगे, आगे यही होगा, 3 प्रश्न आपसे जीएस वाले वहां पर पूछे जाएंगे। एक पूछे जाएगा कि कार्यस्थल पर यौन शोषण अधिनियम के 3 प्रावधान लिखें, एक पूछा जाएगा कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए इस समिति ने क्या सुझाव दिए थे, आपके क्या सुझाव होते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के 3 उपाय बताएं, या बलात्कार रोधी जो अधिनियम है उसके 3 प्रावधान या दंड के प्रावधानों को लिखें। तो थोड़ा सा अब यहां पर तथ्यात्मक जो है प्रश्नों की प्रकृति आपको देखने को मिलेगी, जो इससे पहले कभी नहीं था, यह अमूलचूल बदलाव है। ठीक है, केस स्टडी में ये सेम 6 प्रश्न है, 3-3 आपको लिखने हैं। तो केस स्टडी आपका सॉल्व होगा, पर्दाफाश हो गया। ठीक है, चलो अब यहां पर पेपर 5 को लेकर देखते हैं। ठीक है, पेपर 5 को लेकर क्या बदलाव हुए, पेपर 5 को लेकर यहां तो अपन को ये पेपर 6 खुल गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, पेपर 6 देख लो, खुल ही गया है। तो यहां पेपर 6 में आपको वही है, पहला जो 1000 शब्दों वाला निबंध लिखना था, 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे, आपको वो लिखना, उसके लिए 10 पेज दिए गए हैं। दूसरा जो कि समसामयिक निबंध था, उसमें भी आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, आपको उसको 500 शब्दों में लिखना, उसके लिए आपको 5 पेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अब यहां पर जो एक प्रश्न था वो ये कि पहला प्रारूप लेखन से होगा, सीधा शब्द सीमा तय कर दी गई है, नंबर भी तय है, 250 शब्दों में 15 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा। पहले शब्द सीमा और अंक तय नहीं थे, पहले सिर्फ क्या लिखा आता था, पहले लिखा आता था कि इतने नंबर का यह प्रश्न होगा, उसमें 2 प्रश्न पूछ ले जाते थे। अब यहां पर 15 अंकों के लिए आपको 250 शब्दों में प्रारूप लेखन लिखना पड़ेगा। मुझे यहां लगता है कि आपसे इस बार जो है परिपत्र पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, परिपत्र। हमेशा की तरह इस बार क्या करके चले जाओ, परिपत्र करके चले जाओ, परिपत्र पूछ लिया जाएगा, सर्कुलर। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब 250 शब्दों के लिए परिपत्र ही पूछेंगे, तो ये आपको 3 पेज यहां पर वो दे रहे हैं 250 शब्दों के लिए। चौथा जो प्रश्न था जिसमें प्रतिवेदन था, पर प्रतिवेदन के साथ तो और भी चीजें लिखी हैं, पर अब प्रतिवेदन के साथ और चीजें जो लिखी हैं वहां पर टिप्पण और ये तमाम चीजें, उनको 250 शब्दों में फिर लिखना वापस से जटिलता हो जाती है। तो यहां पर विश्वविद्यालय प्रतिवेदन ही आपसे पूछा जाएगा, विश्वविद्यालय या फिर अभी हाल में हुई किसी घटना पर, खास करके आप वर्षा पर आधारित एक कोई प्रकरण, ये प्रतिवेदन तैयार कर लें। पहले क्या होता था, 2 विकल्प मिल जाते थे, या तो प्रतिवेदन लिखो या पत्र लिखो। अब आपके पास विकल्प नहीं है, इस बार सबको प्रतिवेदन लिखना ही पड़ेगा। तो प्रतिवेदन लिखने का मतलब है कि आपको कोई बहुत बड़ा विषय नहीं दिया जाएगा, तो आपके पास तथ्य हो, कुछ रिपोर्ट हो और वास्तविक जानकारियां हो। जैसे मान के चलो आपसे यहां पर एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अब क्या प्रतिवेदन लिखोगे आप 250 शब्दों में, या तो फुल बत्ती दोगे या पढ़ के जाओगे। तो यहां पर जो तरीका सिखाया जाता है आपको कि ना पूरी बत्ती देनी होती है, ना ही पूरा रटा रटाया होता है, क्योंकि अब आपको ऐसे तो बहुत सारे विषय हैं, तो कुछ सिलेक्टेड क्या करने किए जाते हैं, प्रतिवेदन के विषय तैयार किए जाते हैं, उनसे कुछ जुड़ी हुई सही सही चीजें भी आपको पता होती हैं। तो अब आपको प्रतिवेदन का विकल्प नहीं मिलेगा कि शासकीय अर्धशासकीय प्रतिवेदन में से एक चुन लो। शासकीय पत्र बहुत सरल है, सटीक सा है, प्रतिवेदन छोड़ देते हैं। अब प्रतिवेदन कंपलसरी रहेगा इस बार, तो ये सोचकर बिल्कुल मत जाना कि शासकीय अर्धशासकीय परिपत्र अधिसूचना ये कर लिया है, अब हमसे प्रतिवेदन नहीं भी बने तो चल जाएगा, नहीं बनेगा। तो टिप्पण, टिप्पणी और प्रतिवेदन जिसमें आपको बड़ी परेशानी जाती है, तो आपको यह कर जाना है अनिवार्य रूप से। चलो एक पेपर और बचा आपका, ये 5वां।
ठीक है। 5वें पेपर में वही आपके 2 मार्कर के लिए तो 4 लाइन इन्होंने दे दी, 3 मार्कर, सॉरी यहां पर 3 मार्कर है, 2 मार्कर नहीं है, ठीक है। तो जो 25 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने हैं 20 से 25 शब्दों वाले, जो 3 नंबर वाले हैं, उनके लिए भी इन्होंने 4 लाइन निर्धारित की है। कितनी लाइन? 4 लाइन निर्धारित कर दी है, ठीक है। कोई संशय नहीं, 4 लाइन मिल जाएगी आपको। पर यहां पर दूसरा प्रश्न जो रस और छंद से था, ठीक है, यहां पर प्रश्न देखो 1 अंक का है। रस के अंग और प्रकार कितने अंक का है? 1 अंक का है। तो यहां पर आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे 1 अंक के लिए, आप समझ सकते हो पहले से ही, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है रस और छंद में। उसी तरीके से छंद में दोहा, सोरठा और चौपाई, 3 चीजें पूछी जाएंगी छंद में, दोहा, सोरठा और चौपाई। तो यहां दोहा लिखे मिलेंगे आपको, उनमें आपको बताना पड़ेगा क्योंकि 1 नंबर के लिए है। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद पहले की भांति ही है, कोई बदलाव नहीं है। ये हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में 5-5 प्रशासनिक मानक शब्दों का अर्थ लिखिए, ठीक है। हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी, मतलब अनिवार्य सा है। पहले अथवा होता था, अब अनिवार्य है। 5 हिंदी 5 अंग्रेजी आएगी। तो ध्यान रखना, पहले ऐसा होता था कि हिंदी वाले बन गए कोई 5, कोई 5 नहीं लिखा है। भाषा को पढ़ो, हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में 5-5 प्रशासनिक मानक शब्दों के अर्थ लिखिए। मतलब यहां पर अथवा नहीं है, अथवा नहीं है। तो आपको 10 दिए जाएंगे, 5 हिंदी के, 5 अंग्रेजी के, 1-1 अंक रहेगा। सभी कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। तो यहां 5 पहले हिंदी के मिल जाएंगे, ठीक है, तो उनका अंग्रेजी लिखना रहेगा। फिर यहां अंग्रेजी के मिल जाएंगे तो उनका आपको हिंदी लिखना पड़ेगा। ये बदलाव हुए हैं, अथवा का विकल्प नहीं है कि अंग्रेजी के बन जाते हैं हिंदी के छोड़ दिए, हिंदी के बन जाते हैं अंग्रेजी के छोड़ दिए। इस प्रश्न में हिंदी व्याकरण से संबंधित संधि समास प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, पुरानी फॉर्मेट है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हिंदी व्याकरण से संबंधित मुहावरे कहावते, पुराना ही फॉर्मेट है, कोई बदलाव नहीं है। प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न है ये, ठीक है। तो यहां पर 10 आपको पूछे जाने हैं, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, सभी अनिवार्य हैं। रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन कीजिए। तो 2 यहां पर ये गद्यांश पद्यांश, ये गद्यांश लिखे रहेंगे। अब आपको क्या करना है, एक कोई अंडरलाइन रहेगा यहां पर, ठीक है। तो 2 मिलेंगे आपको। प्रश्न 5 अंकों का है तो 2 अंडरलाइन रहेंगे, 5 अंकों का है। आपको यहां पर उत्तर लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है? 5 अंकों के लिए कितने दिया है यहां पर? ये दिया हुआ है उसने पूरा पेज, ठीक है। तो लगभग 100 शब्दों में आपको देना है। प्रश्न मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों से मालवी, निमाड़ी, बघेली और बुंदेली से संबंधित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। तो आधे पेज में एक प्रश्न लिखना है, मतलब लगभग आपको 50 से 60 शब्दों में इसका उत्तर देना रहेगा। 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न। 50 से 60 शब्द का मतलब क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हिंदी की जो बोलियां रहेंगी मालवी, बघेली और बुंदेली, इसमें अगर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने को आ जाए तो कैसे प्रश्न आएंगे? यहां पर आएंगे कि इसकी व्याकरण की विशेषताएं क्या हैं। व्याकरण की विशेषताएं लिखें। कुछ प्रमुख शब्द बघेली शब्द, कुछ प्रमुख बघेली शब्द और उनके हिंदी अर्थ लिखें, ऐसा आएगा। 5 कोई प्रमुख बघेली शब्द और उनके हिंदी अर्थ लिखें। कोई 5 प्रमुख मालवी शब्द और उनके हिंदी अर्थ लिखें। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। व्याकरण की विशेषताएं, कुछ प्रमुख बघेली शब्द और उनके हिंदी अर्थ। तीसरे प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा कि मालवी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, उसकी वर्तमान स्थिति बताएं।
या इस बोली से जुड़े हुए किसी साहित्य पर चर्चा करने को भी आ सकता है। बुंदेली साहित्य पर टिप्पणी करें या लिखें। तो यहां पर जो मुझे लग रहा है अब प्रश्नों की प्रकृति बदल जाएगी। एक आएगा मालवी निमाड़ी बघेली बुंदेली साहित्य पर लिखें, एक आएगा कि मालवी निमाड़ी बघेली बुंदेली व्याकरण की विशेषताओं को लिखें, एक प्रश्न हो सकता आएगा मालवी निमाड़ी बघेली बुंदेली बोलियों के कुछ प्रमुख शब्द और उनके हिंदी में अर्थ लिखें, एक प्रश्न आएगा कि वर्तमान में यह बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, वर्तमान समय में इसकी स्थिति क्या है। तो ये आपका प्रश्न। फिर उसके बाद ये गद्यांश रहेगा आपका और उसके आपको उत्तर लिखने रहेंगे जो कि पहले के जैसे हैं। तो कुल मिलाकर आपने बदलाव भी देख लिए और सुविधाएं भी देख ली। सुविधा आपके लिए ये हुई है 4 लाइन वाली, दुविधा आपके लिए क्या हुई है, दुविधा हुई है आधे पेज वाली और कुछ बदलाव। ठीक है, तो आप इस फॉर्मेट को अब ध्यान में रखकर, इन बदलावों को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी या आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद भी अगर कोई चीज आपके मन में या जहन में खड़ी हो रही है, उठ रही है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, या जो भी आपको लग रहा है कि आपको पूछना है, तो एक बार मैसेज या शाम को कोई सी क्लास होगी उसमें आप एक बार कमेंट कर देंगे। जब मुझे लगेगा तो मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। धन्यवाद।